अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल जिसके तकरीबन 2 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं, तीसरा और आखिरी हिस्सा बाकी है और कहानी जो है वो काफ़ी सनसनीखेज़ रुख इख्तियार कर चुकी है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। इस कहानी की फरमाइश हमसे की है सैफुल्ला और रंजना गुप्ता जी ने। कहानी का नाम है रेगज़ारे तमन्ना। मुसन्निफ़ा है महा मलिक और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 21। बाहर गाड़ी का हॉर्न बजते ही वो तीनों पुरजोश अंदाज में उठ खड़ी हुई थीं। उमर सबसे पहले शोर मचाता हुआ बाहर की जानिब दौड़ गया। मामू आ गए, मामू आ गए। रबिया, अनीका और मुनीसा बेगम भी लाउंज का दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियों तक आ गई थीं। फराज और इबाद लकड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ रहे थे। उमर को देखकर इबाद ने अपना अटैची केस नीचे रख दिया और उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। भाई भांजा तो माशाल्लाह शेर बन गया है, उसने उसका शाना थपका। अब तो जमकर रेसलिंग होगी, हरा दूंगा, उसने मुक्का लहराया। माई प्लेजर जानू, इबाद ने कहकहा लगाया। फिर उमर को उतार कर वो उन तीनों की जानिब बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम, वो माँ से लिपट गया। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने मोहब्बत से उसका माथा चूमा। मेरी आंखों की ठंडक आ गई। अल्लाह मियाँ ने मेरी दुआएं सुन ली, अब नहीं जाने दूंगी, सुन लो। फारिग होकर आया हूँ, वो हंसा। बेफिक्र हो जाएं, आपकी गोद में सोया करूँगा। अनीका और रबिया हंस पड़ी। और भाई क्या हाल है आप दोनों के, वो उनकी जानिब मतवज्जा हुआ। पढ़ाइयाँ कैसी जा रही हैं, नकलें शक्लें लग रही हैं या रट्टे का ही सहारा है। उसकी बात पर अनीका ने नाक चढ़ाई जबकि रबिया दिल खोलकर हंसी थी। तौबा है इबाद भाई, इतना क्या गुजरा समझते हैं आप हमें। सारी पढ़ाइयाँ उन्होंने जो अपने नाम लिखवा ली हैं। अनीका फराज के सामने ऐसे रिमार्क्स पर खजल हो रही थी। फराज भी उनकी गुफ्तगू से महजूज होता मुस्कुरा रहा था। उसने भी बढ़कर उन लोगों से सलाम दुआ की, फिर इबाद से मुखातिब हुआ। गुलाम को इजाज़त है जनाब, रुखसत ले सकता हूँ। जी नहीं, इबाद ने उसे घूरा। तुम्हारी मैंने ख़बर कहाँ ली है अब तक। अभी तो तुम चाय के साथ कई तरह के लवाजमात लाओगे और हमारी तवाज़ो करोगे। हाँ, अलबत्ता चाय तुम्हें हमारी तरफ से मुफ्त दी जाएगी। चाय के बाद मैं तुम्हारी खुलकर ख़बर लूँगा। अरे अरे, मुनीसा बेगम हद दर्जा हैरान हुई थी। इस गरीब ने अचानक क्या कसूर कर डाला है जो इसके साथ ये मुजरिमों का सा सलूक है। इबाद जवाब देने के बजाय फिर फराज को घूरने लगा था। अरे मेरे भाई, उसने हाथ जोड़ दिए। क्यों मुझे जालिम सास जैसी नज़रों से देख रहा है। मैं ख़ुद को मज़लूम बहू महसूस करने लगता हूँ। जी हाँ, मोहतरम को अब इस किस्म के रिश्ते ही सुझाई देंगे। इबाद ने उसे मज़ीद चिढ़ाया। चुपचाप हमारे ही मोहल्ले में हमारे ही रिश्तेदारों के घर मंगनी करके बैठ गया है और हमें ख़बर तक नहीं। ख़बर क्यों नहीं, मुनीसा बेगम ने फ़ौरन ही फराज की हमायत की। बिल्कुल ख़बर थी हमें, मंगनी की मिठाई भी दोनों घरों से आई थी। लेकिन मेरा इसका रिश्ता तो ज़रा स्पेशल है अम्मी जी, इबाद ज़िद्दी लहजे में बोला। मुझे तो बहुत पहले से सारे मामले की खबर होना चाहिए थी ना। चलें अब जाने भी दें इबाद भाई, रबिया मुस्कुराते हुए बोली थी। दोस्ती में ऐसी छोटी छोटी बातों को माइंड नहीं करते, फिर भला दोस्ती का मतलब क्या हुआ। दैट्स इट, फराज मुस्कुराया। थैंक यू रबिया। छोटी छोटी बातें, इबाद ने ठंडी सांस भरी। अच्छा खैर यूँ ही सही। जहाँ तक चाय के साथ लवाजमात की बात है तो इसका हम लोगों ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। लवाजमात भी तैयार हैं और चाय भी। अनीका ने बात मुकम्मल की। अब आप सब लोग अंदर तशरीफ़ ले चलें ताकि शाम की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सके। अनीका की बात पर मुस्कुराते हुए सभी अंदर की जानिब बढ़ गए। वो अपना कहा पूरा करते हुए हकीकत में मुनीसा बेगम की गोद में सर रख कर लेटा हुआ था और वो मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। बस अब कहीं नहीं जाने दूंगी, याद रखना। बहुत पढ़ाइयाँ हो गई, अब माँ के साथ रहो। न जाने ज़िंदगी में अब कितनी सांसों की मोहलत बाकी बची है। अम्मी, वो सीधा होकर उनका चेहरा देखने लगा। ऐसी बातें करेंगी तो मैं सचमुच कहीं दूर दराज के मुल्क में किसी मुश्किल से कोर्स के लिए एडमिशन ले लूँगा। खुदा न खासा आपको क्यों कुछ होने लगा। अभी तो हमने बहुत सी खुशियाँ साथ मिलकर देखना है इंशाअल्लाह। वो कुछ मुतमईन और कुछ आज़रदा सी होकर बोली थी। सबसे पहले अनीका और रबिया के लिए रिश्ते देखने हैं ताकि उनकी पढ़ाई मुकम्मल होते ही उनके फ़र्ज से सुबकदोश हुआ जा सके। बेफिक्र रहो, उन्होंने उसका कान खींचा। वो कहती हैं कि अब तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढनी है। तुम माशाल्लाह पढ़ाई से भी फारिग हो चुके हो। और इबाद, सच पूछो तो मेरी अपनी ख्वाहिश भी यही है कि जल्द अज जल्द तुम्हारे सर पर सेहरा सजा हुआ देखूं। ओहो अम्मी, वो उठ बैठा।
یہ آپ کن چکروں میں پڑ گئیں؟ ابھی تو میری ڈھیر ساری پلاننگز ہیں جن پر مجھے عمل کرنا ہے۔ پڑھائی سے فارغ ہوتے ہی سر پر صحرا باندھنے کا مجھے بالکل شوق نہیں۔ ابھی تو میدان عمل میں قدم رکھنا بھی ہے اور جمانا بھی۔ تمہارے ابو اتنی زمین چھوڑ گئے ہیں تمہارے لیے، وہ خفا ہوئیں۔ تمہیں ابھی سے یہ فکریں پالنے کی کیا ضرورت؟ اچھا بھلا گزارا ہو رہا ہے ہمارا۔ او میری بھولی ماں، اس نے ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ یہ دور باپ دادا کی جاگیر پر عیش کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں اپنا زور بازو دکھانا پڑتا ہے تب انسان کی کوئی ویلیو بنتی ہے۔ ہاں، چاند پر کمند ڈالو گے، کوشش تو ضرور کریں گے۔ وہ ہنسا، پھر قدرے سنجیدگی سے بولا، امی میری ملاقات پچھلے دنوں امیر حسن سے ہوئی ہے۔ امیر حسن؟ وہ تعجب سے بولی، یہ کون ہے؟ ہے تو میرا ہم عمر، لیکن پڑھائی اور تجربے میں مجھ سے کہیں آگے ہے۔ اس کا بزنس لندن میں ہے، اب اسے وسعت دینے کے لیے وہ یہاں آیا ہوا ہے۔ وہاں لندن میں اس کے کاروباری پارٹنرز بزنس سنبھال رہے ہیں۔ بہت بڑے پیمانے کا کام ہے جس کے لیے اسے یہاں بھی پارٹنرز کی ضرورت ہے جو پیسہ بھی لگائیں اور کام میں بھی مدد دیں۔ میں نے امیر حسن کے ساتھ بزنس شروع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ چند ایک روز میں ہم پروجیکٹ سائن کر لیں گے۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک دن رات کی مصروفیت ہوگی۔ عباد، وہ کچھ پریشان ہوئی، تم نے سب کچھ دیکھ بھال لیا ہے؟ آپ بے فکر رہیں۔ ہاں، لیکن ہر نماز کے بعد کامیابی کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں۔ وہ مسکرایا، مجھے آپ کی دعا اور اپنی محنت کی قبولیت کا پورا یقین ہے۔ اللہ تمہیں ہر طرح سے کامیاب کرے بیٹے۔ وہ کچھ متفکر تھیں۔ میں بینک سے کافی بڑی رقم بھی نکلواؤں گا امی۔ میرے بچے، سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ ان کی پلکوں پر نمی چمکنے لگی۔ تم جانتے ہو، عباد نے ان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا، سب کچھ آپ کا ہے امی، بینک بیلنس، یہ گھر اور ہم سب۔ جیتے رہو۔ وہ آنکھوں کے گوشے صاف کرنے لگیں، پھر جیسے انہیں کچھ دھیان آیا تھا، عباد ایک بات کہوں تم سے؟ ڈرتی ہوں کہیں کچھ غلط نہ کہہ بیٹھوں۔ کمال ہے، وہ خفا ہوا، آپ ماں ہو کر ایسی بات کرتی ہیں۔ آپ کو ہر طرح کی بات کرنے کا حق حاصل ہے، کہیں کیا بات ہے؟ تم ربیہ کی شادی کی بات کر رہے تھے نا؟ وہ کچھ ہچکچائیں۔ جی ہاں، کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ متعجب ہوا۔ نہیں نہیں، وہ جلدی سے بولیں، مسئلہ کیا ہونا ہے؟ میں سوچتی ہوں عباد، ربیہ جیسی ہیرا لڑکی آج کے دور میں نایاب ہے۔ اگر تم راضی ہو تو کیوں نہ ہم ربیہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیں؟ عباد یکلخت ہی خاموش ہو گیا۔ منیسا بیگم نے امید بھری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ عباد نے سر جھکا لیا تھا۔ میں نہ جانے کیوں اس سے جدا ہونا نہیں چاہتی امی۔ عباد نے آہستہ سے ان کے ہاتھ تھامے۔ میرے لیے آپ کی خواہش سے بڑھ کر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں، لیکن کچھ رشتے ایسے بن جاتے ہیں کہ ان کا احترام لازم ہو جاتا ہے۔ وہ مجھے بھائی کہتی ہی نہیں، حقیقتاً بھائی سمجھتی بھی ہے۔ پھر میں بھی انیکا اور ربیہ میں کوئی فرق نہیں پاتا۔ ایسی صورت میں یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ… اسی لمحے دروازے کے پاس برتنوں کی کھنک سنائی دی، پھر دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ ربیہ نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ خیرت ہے، وہ مسکراتے ہوئے اندر چلی آئی۔ آپ کو اب تک چائے کی طلب نے نہیں ستایا، میں خود ہی بنا لائی۔ مجھے پتا تھا کہ ایک بہن نالائق ہے تو دوسری بہت کیئرنگ اور سلیقہ مند ہے۔ عباد نے اس کا سر ہلایا۔ اور چائے کی خوشبو تو مجھے بہت دیر سے آ رہی تھی، اس لیے کہنے کا تکلف ہی نہیں کیا۔ ربیہ مسکراتے ہوئے کپوں میں چائے ڈالنے لگی۔ منیسا بیگم نے گہری سانس بھری تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے میز پر رکھی ہوئی کتابوں کو دیکھا تھا، پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ کتنی ہی دیر سے وہ عجب کشمکش کا شکار تھا۔ مشکل تھی کہ سلجھتی ہی نہ تھی، حل تھا کہ نکلتا ہی نہ تھا۔ دل کسی طور ایک بات پر راضی نہ ہوتا تھا۔ وہ لائبریری سے کتابیں ایشو کروا کر لایا تھا۔ دماغ کہتا تھا کہ یہ کتابیں وہ وردہ کے حوالے کر دے۔ وردہ اس کی دوست تھی، وہ اسے کتابیں پہنچا دیتی، لیکن دل کہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھول بھال کر اسے کتابیں پہنچانے چل دے۔ آنکھیں ایک مرتبہ اس کے دیدار سے سیراب ہو جائیں، پھر جو ہو سو ہو۔ تم واقعی اچھی لڑکی ہو، یا مجھ کو اچھی لگتی ہو؟ اس نے آنکھیں موند کر سوچا تھا۔ پردہ ذہن پر لمحے کے 1000ویں حصے میں وہی موہنی صورت مسکرانے لگی تھی۔ کافی بے بسی سے آنکھیں کھول کر پیشانی پر ہلکے ہلکے مکے مارنے لگا۔ اسے ہاشم یاد آنے لگا تھا۔ کتنا مذاق اڑایا کرتا تھا وہ اس کے جذبوں کا، اس کی محبت کا، اس کی بے بسی کا۔ آج وہ خود اسی مقام پر کھڑا تھا اور اس کے اپنے جملوں کی باز گشت اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ یار شاعر، اسے ہاشم کا انداز تخاطب یاد آیا۔ اس کے لبوں پر اداسی بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ یار بندر کیا جانے ادرک کا مزہ، چلو ہم بندر ہی سہی، وہ مزے سے کہا کرتا۔ تو گویا عشق نے انسان بنا دیا، اس نے سوچا اور دھیرے سے مسکرایا۔ عشق؟ کسی نے چپکے سے سرگوشی کی تھی۔ عشق کرنے لگے ہو؟ واقعی؟
रफ़ी घबरा सा गया। उसने इधर उधर देखा जैसे चोरी पकड़ लिए जाने का डर हो। हाँ शायद, उसने भी दिल में चुपके से कहा था। अंजाम जानते हो, आगाज़ पर अंजाम कब सोचा जाता है। दिल ज़िद्दी हुआ। जो अकल रखते हैं वो सोच कर चलते हैं। इश्क और अकल साथ साथ। दिल इस्तेहज़ाइया हंसा। इश्क की करिश्मा साजियाँ देख कर तो अकल का मुँह हैरत से खुला रह जाता है। अच्छा, कोई और भी हंसा। इश्क तो जुर्रत और बेखुदी से मामूर होता है। जुर्रत है तो उठाओ किताबें और चल पड़ो उसके घर की राह पर। लेकिन वो बेकल हुआ। दूसरी जानिब से ज़बरदस्त कहा पड़ा। राफे ने बेबसी से अपनी पेशानी मेज़ पर टिका दी थी। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। रबिया ने एक निगाह अपने बराबर सोए हुए उमर पर डाली, फिर उसने फ़रते मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम ली। अनीका के इम्तिहान हो रहे थे, सो उसने स्टडी रूम को ही अपना बेडरूम भी बना लिया था। रबिया उमर के साथ सो जाया करती थी, लेकिन आज न जाने क्यों नींद आंखों से रूठी हुई महसूस हो रही थी। वो उठकर खिड़की तक चली आई। पर्दा हटाकर उसने स्लाइडिंग डोर खोल दिया और बाहर देखने लगी। लॉन में रात की रानी का मुकम्मल राज था। रबिया ने गहरी सांस भरी तो ठंडी हवा के झोंके के साथ ढेर सी खुशबू उसके अंदर उतर गई। रबिया जैसी हीरा लड़की आजकल के दौर में नायाब है। अगर तुम राज़ी हो तो क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए अपने साथ रख लें। उसके कानों में मुनीसा बेगम की आवाज़ की बाज़ गश्त लहराई। वो लम्हा भर के लिए बेकल हुई थी। फिर इबाद की बातें याद आने लगीं तो उसने सुकून का सांस भरा। सच तो ये था कि यह घर उसे भी बेहद पसंद था। यहाँ के मकीनों के लिए उसके दिल में बेहद फितरी और बेहद सच्ची मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। वो भी हमेशा यहीं रहना चाहती थी। लेकिन जिस हवाले से मुनीसा बेगम ने ये बात सोची थी, रबिया के लिए उसका तसव्वुर भी मुहाल था। इबाद ने ठीक कहा था। रबिया के लिए अब अपने पराए हकीकी गैर हकीकी का तसव्वुर ख़त्म हो चुका था। उसके लिए इबाद भाई था, सिर्फ भाई। मुनीसा बेगम माँ थी और अनीका और शहला बहनें। इसी घर में रहते हुए इन रिश्तों के बदलने का ख्याल कतई नाकाबिले कबूल था। लेकिन तमानियत की बात यह थी कि खुद इबाद भी उसका हम ख्याल था। रबिया वहीं खड़ी सोचती रही। फिर उसे ख्याल आया, क्या उसकी बेकली बेकरारी की वजह महज यही थी? इससे परे, इससे सिवा भी कुछ था जिसने उसकी आंखों से नींद को दूर किया था। क्या था वो? रबिया उंगलियां चटखाने लगी। अजब मुश्किल में दिल आन फंसा था। आखिर क्या था उसमें जो उसे यूं बेचैन कर गया था? वो क्यों ना चाहते हुए भी उसके मुतालिक सोचती थी? वो क्यों उसे देखने की मुतमनी रहती थी? उन मुस्कुराती आंखों के सहर को क्या नाम दिया जा सकता था? दीवार से लगकर खड़े खड़े उसने खुद से लातादाद सवालात कर डाले थे, जिनमें से किसी का भी जवाब उसके पास ना था। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? अचानक ही एक सवाल उसके अंदर से उभरा था। रबिया इस सवाल से खौफज़दा हो गई। इस जवाब से तो वह न जाने कब से नज़रें चुरा रही थी। शायद हाँ, उसने सोचना चाहा। तभी एक मासूम मुस्कुराती सूरत उसे याद आई। वर्दा का चेहरा था वो, पुरखलूस और सच्ची वर्दा का। नहीं, उसने बेचैन होकर कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। मैं उसके मुतालिक सोचना भी नहीं चाहती। मुझे नहीं पता वो कौन है। उसने स्लाइडिंग डोर बंद किया और एक झटके से पर्दा बराबर कर दिया। फिर वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई बिस्तर तक आई थी। तकिए के सहारे नीम दराज होकर उसने आंखें मूंदी। तब उसे एहसास हुआ उसके अंदर कोई चुपके चुपके हंस रहा था उस पर। रबिया ने बेबसी से अपना सर बेड की पुश्त से टिका दिया। नाइमा, नाइमा, राबिया बेगम उसे आवाज़ें दे रही थी। वो कपड़े इस्त्री कर रही थी। यूं ही उठकर बाहर चली आई। जी अम्मी, उसने दरवाजे की चौखट से ही पूछा था। तुम्हारा फ़ोन है, वो मसरूफ़ से अंदाज में बोली। बात कर लो। किसका है? वो फ़ोन की जानिब बढ़ने लगी। फरीहा का। नाइमा के कदम यकलख्त ही सुस्त पड़े। चेहरे पर परेशानी सी नुमाया हुई। उसने कनखियों से माँ की जानिब देखा। वो जानती थी फ़ोन फरीहा का ही था, लेकिन फरीहा के साथ कौन मौजूद था उसे इस बात की भी खबर थी। हर चंद के वर्दा उसे इजाज़त दे चुकी थी, बल्कि शायद उसने अब तक राबिया बेगम से भी ये बात डिस्कस कर ली थी। लेकिन फिर भी एक हिजाब था जिसे उठाना नाइमा के लिए बेहद मुश्किल अमर था। हेलो, उसने रिसीवर उठाकर हत्तल इम्कान आहिस्ता आवाज़ में कहा। हाय, दूसरी जानिब से फरीहा की शौक खनकती हुई आवाज़ आई। क्या हो रहा है जनाब? कुछ भी नहीं, बस यूँ ही। डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं, वो जल्दी से बोली। ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप सुनाएं, कैसी हैं? भाई, ये हम उमर नंद भावज में आप जनाब नहीं चलने वाला, वो बेतकल्लुफ़ी से बोली। मेरी और तुम्हारी खूब लड़ाइयाँ हुआ करेंगी। मैं बहुत लड़ाका तबीयत की हूँ, ख्याल रखना। नाइमा के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। तने हुए एसाब कतरे ढीले पड़े थे। शायद फरीहा ने ही गपशप लगाने के लिए फ़ोन किया था। वो गलत समझ बैठी थी। कम तो मैं भी नहीं हूँ। वो अपनी जोन में लौट आई।
मुकाबला तो फिर कांटे का ही होगा। फरीहा ने हल्का सा कहकहा लगाया था। तो अच्छा, भाई से खूब शिकायतें लगाया करोगी मेरी, है ना? नाइमा झींप सी गई। नहीं खैर, लगाई बुझाई की आदत तो नहीं है मुझे। वो तो वर्दा आप ही मुझे ऐसा समझती हैं। उन्होंने ही कहा होगा तुमसे। लो भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका, एक और कहकहा लगा। अच्छा खैर, हमारा टाइम तो पूरा हुआ। ये भाई मुझे खूब खूब घूर रहे हैं और अब तो इन्होंने तार खींचनी शुरू कर दी है। तुम अब इनसे सफाइयाँ पेश करो, मैं तो चली। नाइमा को अचानक ही रगों में खून खुश्क होने का एहसास हुआ। उसे लगा उसकी आवाज़ बैठ गई है। हेलो। दूसरी जानिब से कदरे संजीदा लेकिन खूबसूरत मर्दाना आवाज़ उभरी थी। नाइमा खामोश रही। उसने कनखियों से कदरे फासले पर बैठी माँ की जानिब देखा था, जो कोई किताब पढ़ रही थी। पता नहीं वो उसकी जानिब मतवज्जा थीं या नहीं। हेलो, दूसरी जानिब से फिर कहा गया। जी, वो किसी मुजरिम की तरह मरी मरी आवाज़ में बोली थी। ये मेरी आवाज़ सुनकर सांप क्यों सूंघ गया है तुम्हें? आवाज़ पहचानी नहीं या फिर आवाज़ पहचान कर ये हाल हुआ है? निहायत संजीदा और कदरे सख्त अंदाज में कहा गया था। नाइमा की समझ में कुछ न आया। जी, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो आहिस्तगी से बोली। कैसी बात? खुलकर बताओ। आवाज़ पहचानी है या नहीं? फराज कदरे तंज से बोला। आवाज़? मैं भला कैसे? उसे फिर करीब बैठी माँ का ख्याल आया। वो कुछ सोचकर बोला। ज़्यादा लोगों से बातें करने से यही होता है, आवाज़ें आपस में गड़मड़ हो जाती हैं। वैसे सच कहूँ तो मुझसे भी तुम्हारी आवाज़ नहीं पहचानी जा रही है। तुम्हारे अंदाज बड़े बदले बदले से हैं। तुम क्या गिल्ट फील कर रही हो? जी, अब की बार वो हकीकतन परेशान हुई। मैंने ऐसा क्या किया है? फराज धीरे से हंसा था। बहुत खूब। बाय द वे, ये नंबर क्यों लिया गया है? वो पिछला नंबर अब किसके पास है? पिछला नंबर? वो गुमसुम सी हुई। आप नाइमा, राबिया बेगम अचानक ही ज़ोर से बोली थी। जी अम्मी जी। वो पहले ही हरासा थी, ज़ोर से रिसीवर रखकर पलटी। क्या चल रहा है? तुम इस्त्री खुली छोड़ आई हो? नाइमा तेज़ी से अंदर की सिमत दौड़ी थी। राबिया बेगम भी उसके पीछे आई। किचन से निकलकर वर्दा भी आ गई थी। नाइमा ने वाकई इस्त्री बंद किए बगैर अपनी नई कमीज़ पर छोड़ी हुई थी। कमीज़ जलकर स्याह हो गई थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। वर्दा ने जल्दी से आगे बढ़कर बटन बंद किया और इस्त्री उठाकर जगह पर रखी। नाइमा सदमे से अपनी कमीज़ का हशर देख रही थी। ये लड़की अपने हवासों में कभी होती है, न जाने ध्यान कहाँ अटका रहता है। राबिया बेगम बड़बड़ाते हुए कमरे से निकल गई। नाइमा उनका मतलब समझकर खिफ़त से सुर्ख हो गई थी। वर्दा ने उसकी सूरत देखी, उसे भी इख्तियारी उस पर तरस आ गया। चलो कोई बात नहीं, ये कपड़ा तो बहुत है मार्केट में, मैं तुम्हें कल ही नई कमीज़ का कपड़ा ला दूँगी। उसने चौंक कर बहन को देखा। क्या कह रही हैं आप ही? वर्दा ने गौर से उसे देखा था। किसका फ़ोन था? उसने सरसरी से पूछा। फरीहा का। जी, वो सर झुकाकर बोली। वर्दा बहुत कुछ समझ गई थी। मुस्कुराहट छुपाते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। नाइमा उसी पोजीशन में खड़ी अपनी जली हुई कमीज़ को घूरती रही। दिल कदमों को और कदम उसे यहाँ तक ले तो आए थे, लेकिन बैल बजाकर अब वो खिफ़त का शिकार था। न जाने क्यों उसके जी में पलट जाने का ख्याल आया। तभी लाउंज का दरवाज़ा खोलकर इबाद बाहर आया था। लकड़ी के छोटे गेट के ऊपर से दोनों ने एक दूसरे को देखकर दोस्ताना मुस्कुराहट का तबादला किया था। राफ़े भाई, इबाद ने पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाया। आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। कहाँ होते हैं आजकल? ये तो तुम सुनाओ, उसने उसका शाना थपका। कभी मिलते ही नहीं, छुट्टियों में आकर भी चुप चुपाते निकल जाते हो। बस आपकी शिकायतें ख़त्म। वो हंसा। अब मुस्तकिल तौर पर यहीं डेरा जमा लिया है हमने। अब खूब महफिलें जमा करेंगी और हम आपकी गज़लें सुना करेंगे। राफ़े धीरे से हंसा था। आए ना अंदर, इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। राफ़े ने एक निगाह सफ़ेद संगे मरमर से मुज़य्यन दीवारों पर डाली थी, फिर उसने गहरी सांस भरी। नहीं यार, बस चलूँगा मैं, ये किताबें रबिया को देना थी, ये प्लीज़ उसे पहुँचा देना। अच्छा। इबाद ने किताबें लेकर उनके नाम देखे। लाइब्रेरी से लाए हैं? हाँ, रबिया और वर्दा ने नोट्स वगैरह बनाने हैं। ठीक है, लेकिन चाय पिए बगैर तो आप नहीं जा सकते। कुछ तो हमारे जज्बा मेज़बानी का ख्याल कीजिए। फिर सही, वो मुस्कुराया। अच्छा चलें, जैसे आपकी खुशी। आप हमारा दिल तोड़कर खुश होते हैं तो यूँ ही सही। इबाद शुगुफ्तगी से बोला। मैं फिर आऊँगा इबाद, अभी ज़रा ज़रूरी काम से जा रहा था। ओके राफ़े भाई। इबाद ने उससे हाथ मिलाया। नाफे से कहिएगा मुझसे मिले। ठीक है। वो हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ गया। उसे एक नज़र देख लेने का ख्याल किस कदर फरहत बख्श था। राफ़े ने इस ख्याल को किस मुश्किल से मात दी थी, वही जानता था। दिल उदास हो गया था, सोच आज़रदा हुई थी, लेकिन वो जानता था यही ठीक था। गाड़ी स्कूल के सामने रुकते ही वो गेट से भागा भागा चला आया था। शहला ने झुककर उसके लिए दरवाज़ा खोला। वो अंदर आ बैठा। अस्सलाम वालेकुम मम्मा।
वालेकुम अस्सलाम जानू, उसने झुककर उसके गाल चूमे। हाउ आर यू? फाइन, वो मुस्कुराया। मम्मा को तंग करने लगे हो ना? उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। नहीं मम्मा, वो जल्दी से बोला, बस आज मेरा मूड हो रहा था कि आप मुझे पिक करें, इसीलिए आपको फ़ोन किया। आप तंग हुई? शहला ने एक मुस्कुराती निगाह उस पर डाली थी। नहीं, आज तो खैर मेरी टाइमिंग्स भी यही हैं, लेकिन रोज़ रोज़ ये नहीं चलेगा, समझे? जी, उसने समझदारी से सर हिलाया। फिर वो बाहर गुजरते मनाजर देखने लगा था। पढ़ाई कैसी जा रही है? वो पूछने लगी। फर्स्ट क्लास, मंथली टेस्ट में मेरी रिपोर्ट सबसे अच्छी है। ज़बरदस्त, शहला ने खुश होकर उसके बाल सहलाए। अब आइंदा भी यही कारकर्दगी होनी चाहिए। जी मम्मा। मम्मा, उसने अचानक ही पुकारा, इस रोड पर अगर टर्न करें ना तो आगे जाकर एक और रोड है, वहाँ मेरा घर है। शहला ने मुताज्जब होकर उस रास्ते की जानिब देखा जो शहर के पोश एरिया की तरफ जाता था। किसका घर है? मेरा, वो मज़े से बोला। तुम्हारा? वो कैसे? मेरे पापा ने बनवाया है मेरे लिए। शहला खामोश होकर कुछ सोचने लगी। पापा तुम्हें यहाँ लाए थे, इस घर में? कुछ देर के बाद उसने पूछा था। जी मम्मा, बहुत शानदार घर है। पापा बोले ये तो मैंने अपने बेटे के लिए बनवाया है। मैंने कहा कि मैं इतने बड़े घर में अकेला कैसे रहूँगा, तो वो बोले। अचानक वो ज़ुबान दांतों में दबाकर खामोश हो गया था। वो कदरे खाली और जहनी से बोली। क्या बोले? वो बोले तुम्हारी मम्मा को भी इस घर में ले आएंगे। शहला खाली खाली नज़रों से सामने सड़क को देखती रही। करीब गुजरती गाड़ी ने ज़ोर से हारन दिया, तब वो चौंकी थी। उसने उमर की जानिब देखा जो अब मज़े से टांगे हिला रहा था। मम्मा, कुछ देर बाद वो फिर बोला था। बोलो, वो मध्यम आवाज़ में बोली। बच्चों का घर कौन सा होता है, उनके पापा का या उनकी मम्मा का या फिर उनकी नानों का? शहला खामोश हो गई। उसकी आंखों में नमी उभरी थी। उसके मासूम बेटे के लिए वाकई ये एक बड़ा सवालिया निशान था, क्योंकि हर बच्चे की तरह उसके माँ बाप का घर एक नहीं था। उन दोनों के घर अलहदा अलहदा हो चुके थे। उस पर सितम यह था कि वो उन दोनों में से किसी के साथ रहने के बजाय एक तीसरे घर में रहता था, जो कि उसकी नानी का था। बताएं ना मम्मा, उसने इसरार किया। शहला ने एक गहरी सांस भरकर पलकें झपकी और नमी अपने अंदर उतारने लगी। बच्चों के तो सारे ही घर होते हैं बेटा। पापा, मम्मा, नानो सभी प्यार करते हैं ना बच्चों से। लेकिन पापा कहते हैं कि नानों के घर रहना मेरे लिए सही नहीं है। वो कहते हैं पापा का घर ही बच्चों का असल घर होता है। शहला के अंदर मलाल उतरने लगे। उससे कुछ बोला ना जा सका। मम्मा, मैं अब अपने पापा के साथ रहूँगा, उनके घर में, वो अचानक ही मुसम्मम अंदाज में बोला। शहला की गिरफ्त स्टेयरिंग पर कमज़ोर पड़ने लगी। किसने कहा तुमसे? पापा ने कहा है, लेकिन मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी है। मैं नानों से मिलने जाऊंगा रोज़, लेकिन रहूंगा अपने पापा के साथ, ठीक है ना मम्मा? शहला ने मुस्तरिब से होंठ दांतों में दबा लिया था। और अगर आप हमारे साथ रहना पसंद करें तो आप भी आ जाएं। फिर वो आहिस्तगी से बोला। हाशिम अंकल बहुत अच्छे हैं मम्मा, वो आपको ज़रूर परमिशन दे देंगे। शहला की अब समझ में आया था कि उमर आज उससे ज़िद क्यों कर रहा था कि वही उसे स्कूल से वापसी पर लेने आए। उसने बेहद सराहत से इब्रार का पैगाम उस तक पहुंचा दिया था। ये अबरार की ज़ुबान से वो सुनकर झल्ला जाती थी, लेकिन आज उमर के होंठों से यही सब कुछ सुनकर उसका जहन जैसे दूर कहीं खलाओं में भटक रहा था। उसे लगा कि अगर उसने अपनी कैफियत पर काबू ना पाया तो वह ज़रूर गाड़ी कहीं मार बैठेगी। सर झटक कर उसने सड़क पर निगाह जमाई और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। रात के खाने पर वह बेहद खामोश सी थी। वर्दा ने कई मरतबा उसकी कैफियत नोट की, लेकिन राबिया बेगम की मौजूदगी में उसने कुछ भी पूछने से गुरेज किया। नाइमा ने बमुश्किल चंद लुक़्मे लिए, फिर वो खाना छोड़कर उठ खड़ी हुई थी। वर्दा जब टेबल साफ़ करके कमरे में दाखिल हुई तो वह चाय का कप लिए बैठी कुछ सोच रही थी। वर्दा उसके करीब आ बैठी। नाइमा? जी, वह चौंक गई। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। मुझे तुम कुछ परेशान मालूम होती हो। नहीं आपी, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो तो मुझे वैसे ही भूख नहीं थी। शाम को फ्रूट चाट खा ली थी ना। अच्छा, उसने गौर से उसे देखा। मुझे तो लगता है फ़राज़ का फ़ोन आने से तुम कुछ डिस्टर्ब हो गई हो। फ़राज़ का? नाइमा का मुंह खुला रह गया। आपको कैसे पता चला कि वो फ़ोन? खैर, तुम्हारी तरह बुद्धू तो हूँ नहीं मैं। 2 आँखें और 2 कान ना सिर्फ रखती हूँ, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अकल से उनका इस्तेमाल भी करना आता है। नाइमा ने सर झुका लिया। लेकिन मैं इतनी बुद्धू क्यों हूँ आपी? वो बेबसी से बोली थी। मुझे तो कोई बात भी समझ में नहीं आती। मसलन क्या? पता नहीं ये फ़राज़ किस किस्म का आदमी है, उसकी एक बात भी मेरे पल्ले नहीं पड़ी। अजीब इशारों में बातें कर रहा था। मुझे तो ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। या आप लोगों ने मेरा रिश्ता कहाँ तय कर दिया है?
وردہ اس کی بات سن کر پریشان سی ہو گئی۔ کیسی عجیب باتیں، کیا کہہ رہا تھا؟ مجھ سے پوچھ رہا تھا کیا تم نے میری آواز نہیں پہچانی؟ پھر کہنے لگا تم شاید گلٹ فیل کر رہی ہو۔ بھلا میرے پاس ان باتوں کا کیا جواب؟ جب میں پہلی مرتبہ اس کی آواز سنوں گی تو پہچانوں گی کیسے؟ اور مجھے گلٹ کیوں ہونے لگا؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ فون پر نہ صحیح، عام زندگی میں تو تم نے اس کی آواز سنی ہوگی نا؟ نائمہ نے چند لمحوں کے لیے سوچا تھا۔ ہاں، ہاشم بھائی کی شادی میں اس نے 1-2 مرتبہ مجھے مخاطب کیا تھا، لیکن تب بھی اس کا رویہ عجیب سا ہی تھا۔ اور ہاں، اسے یکدم ہی یاد آیا، ایک مرتبہ وہ ہمیں شاپنگ سینٹر میں بھی ملا تھا۔ میں سیڈیز دیکھ رہی تھی اور وہ وہاں آ گیا تھا۔ سچ آپی، تب تو میں اسے کوئی پاگل ہی سمجھی تھی۔ اس کا رویہ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ وردہ کے چہرے پر اب اس کی پریشانی کھل کر ظاہر ہو چکی تھی۔ نائمہ نے اس کا چہرہ دیکھا تو خود بھی پریشان ہو گئی۔ ہائے آپی، اب کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے ایک پاگل سے میری منگنی کر دی ہے۔ میں تو کبھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اچھا چپ کرو، وردہ نے اس کی بلند دہائی پر اسے جھڑکا۔ امی کو ہرگز یہ فضول باتیں پتہ نہ چلیں، ان کا بلڈ پریشر فوراً ہائی ہو جائے گا۔ مجھے تو تمہاری بات کا زیادہ اعتبار نہیں ہے، میں بھی اس سے ملی ہوں، میں نے بھی اس سے بات چیت کی ہے۔ مجھے تو وہ ہر طرح سے ایک معقول بندہ لگا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ عباد کا دوست ہے۔ ایسی ویسی کوئی بات ہوتی تو وہ لوگ آنکھیں بند کر کے یہ رشتہ کرنے کا مشورہ نہ دیتے۔ میں منیزہ آنٹی کی طبیعت سے بخوبی واقف ہوں، مجھے ان پر پورا بھروسہ ہے۔ اور میری بات پر آپ کو یقین نہیں؟ وہ آزردگی سے بولی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وردہ نے سمجھانا چاہا۔ مثلاً کیا؟ چل جائے گا پتہ، تم خود کو پریشان مت کرو، وہ اسے تسلی دے کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ عذرا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو شفیقہ حیات کو گہری سوچ میں گم پایا۔ ان کے چہرے پر ازحد رنج و غم کے آثار تھے۔ وہ ان کے قریب آ بیٹھیں۔ کیا بات ہے اماں بیگم، ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھر کر بہو کی جانب دیکھا۔ کتنے دن ہو گئے ہیں، 1-2 قدم کے فاصلے پر ہو کر بھی شکل نہیں دکھاتی۔ پہلے گھر دور تھا تو ہر دوسرے دن آیا کرتی تھی، اور اب؟ عذرا بیگم چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئیں۔ دراصل وہ ہماری نصیحتوں سے چڑنے لگی ہے، یا تو آپ کوئی بات چھیڑ کر بیٹھ جاتی ہیں یا میں۔ وہ کچھ عرصے تک اس موضوع پر بالکل بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہمیں بھی اس کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے۔ کیا خیال کریں ہم؟ اس نے اپنی اور بچوں کی زندگی کا خیال نہیں کیا۔ ان کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ اماں، سارا قصور اسی کا تو نہیں ہے نا؟ انہوں نے دبی آواز میں نند کی حمایت کرنا چاہی۔ چپ رہو بھی، انہوں نے بہو کو ہولے سے جھڑکا۔ ہم نے بھی اسی دنیا میں زندگی گزاری ہے، ہر طرح کے حالات سے گزرے ہیں، تجربات بھی حاصل کیے ہیں اور مشاہدے بھی۔ ارے مرد بچہ ہے، چلو پڑ گیا کسی کھیل تماشے میں 4 روز کو، وہ ایسی کانچ سی نازک نکلی، ہلکی سی چوٹ نہ برداشت کر پائیں، چور چور ہو گئیں غم سے۔ ارے عورتیں تو شرابی کبابی جواری مردوں کو زندگی بھر ہنس کھیل کر برداشت کرتی ہیں کہ گھر نہ ٹوٹے، بچے بے گھر نہ ہوں۔ عذرا بیگم خاموش ہو گئی۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، انہوں نے دل میں سوچا تھا۔ ظلم، جبر، بے ایمانی، فریب، عورت ہنسی خوشی برداشت کرتی رہے تو عورت ان کے خلاف آواز اٹھائے، فریب دینے والے کا گریبان پکڑے، اپنے جذبوں کی توہین کی سزا دینا چاہے، تب سارے الزامات کا رخ اس غریب کی طرف۔ اس نے گھر توڑا، اس نے بچوں کو بے گھر کیا، خاموش بے زبان گائے جیسی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جانے والی عورتوں کو مثال بنا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں عذرا، اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ شفیقہ حیات نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ وہ چونک اٹھیں۔ اس کو سمجھاؤ، اب بھی وقت ہے، معافی مانگ لے اس سے، اپنا گھر پھر سے آباد کرے۔ ارے یہاں بیٹھی اچھی لگ رہی ہے بھلا، اپنے گھر کو تالا ڈال کر چلی آئی ہے۔ تالا ڈال کر چلے آنے سے کیا وہ گھر پرایا اور یہ اس کا ہو جائے گا؟ آپ جانتی ہیں اماں وہ کس قدر ضدی ہے، انہوں نے دھیمے سے کہا، اور یہ ضد انسان کو تباہ کر دیتی ہے، تم بھی جانتی ہوگی۔ خدا نہ کرے، وہ بڑبڑائیں۔ ارے بد دعا نہیں دے رہی اسے، ماں ہوں اس کی، لیکن ماں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں بیجا باتوں میں اس کا ساتھ دوں، اسے اچھے برے کی تمیز نہ سکھاؤں، آئینہ نہ دکھاؤں۔ میرا تو جی کرتا ہے اچھی طرح سناؤں اسے۔ جلدی نہ کریں اماں، انہوں نے ہولے سے ان کا ہاتھ دبایا، ابھی زخم تازہ ہے۔ ارے میرے جی پر بیٹھا رہتا ہے اس کا خیال، وہ سسکی، کچھ اور نہ ہو جائے عذرا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، عاشر اتنا کم عقل نہیں ہے، انہوں نے ساس کو تسلی دی تھی۔ دونوں ہی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو کر اپنی اپنی سوچ میں گم ہو گئی تھیں۔ تبھی سدرا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک نگاہ ماں اور دادی پر ڈالی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ پھپھو کہاں گئی؟ پھپھو؟ وہ دونوں ہی چونک اٹھیں۔ ہاں، ایکان پھپھو آئی تھی نا ابھی، میں کچن میں تھی۔ ایکان آئی تھی؟ شفیقہ حیات حیران سی ہوئیں، پھر جیسے بہت کچھ سمجھ گئیں۔
اس نے یقیناً ہماری گفتگو سنی ہے۔ عذرا بیگم متفکر ہوئیں۔ بیچاری الٹے قدموں لوٹ گئی ہے۔ شفیقہ حیات کچھ سوچنے لگی تھیں۔ ہاشم نے گاڑی گھر کے اندر کھڑی کی تو دیکھا شہلا کی گاڑی وہاں نہیں تھی۔ اس نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ اس کا ڈیوٹی ٹائم آف ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ منیسا بیگم کی طرف چلی گئی تھی۔ اپنا بریف کیس اٹھائے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوا۔ لاؤنج میں فاروق حسن اور فردوس بیگم موجود تھے۔ السلام علیکم۔ وہ بریف کیس میز پر رکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ فاروق حسن نے چشمے کے اوپر سے اسے دیکھا۔ شہلا نہیں آئی اب تک؟ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ پہلے وہ طے تو کر لیں کہ ان کا گھر ہے کون سا۔ فردوس بیگم کو گویا اس کے سوال نے تیلی ہی دکھا دی تھی، چمک کر بولی۔ ہاشم چونک سا گیا۔ اس نے باری باری ماں کا تنا ہوا اور باپ کا سپاٹ چہرہ دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ مطلب یہ بیٹے جی کہ کچھ ہمارا اور ہماری عمروں کا خیال کرو۔ ہمیں بہو چاہیے تھی ہماری خدمت کے لیے، وقت پر کھانا، وقت پر دوا دارو۔ یہاں تو بہو بیگم کو ڈیوٹی اور پھر میکے سے فرصت نہیں، فارغ اوقات میں سیر سپاٹے۔ میں کہتی ہوں یہ دلہن آپا کب تک چلے گا آخر؟ ہاشم خاموش سا ہو گیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ شہلا کے لیے کچھ بھی غلط سننے پر اس کا دل آمادہ نہ ہوتا تھا، لیکن ماں آخر کو ماں تھی۔ اس کی بات رد کرنا بھی ممکن نہ تھا کہ وہ شہلا کی طرف طاری کرتا۔ ہاشم بیٹے، فاروق حسن نے چشمہ اتار کر میز پر رکھا، تمہاری امی کی بات میں اتنی سچائی تو ضرور ہے کہ بہو کو اب کچھ عرصہ گھر میں ہمارے ساتھ گزارنا چاہیے۔ ہم لوگ اس گھر میں سچی خوشیوں کے متمنی ہیں، سب مل کر رہیں، ساتھ وقت گزاریں، ہنسیں بولیں، زندگی کے سچے رنگوں سے لطف اندوز ہوں۔ بیٹا ہمیں اب ننھے ننھے کہکہوں اور معصوم آوازوں کی ضرورت ہے۔ دادا دادی کے الفاظ سننے کے لیے کان ترس رہے ہیں۔ تم لوگوں کو ہماری خوشیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جی جی ابا جان، وہ آہستگی سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے قدم سست پڑ چکے تھے۔ آج کئی دن کے بعد وہ پارک میں آئی تھی۔ شام کی تازہ ہوا میں چہل قدمی کرتے ہوئے، سورج کی الوداعی کرنوں کے رنگوں پر غور کرتے ہوئے وہ کافی آگے تک چلی آئی تھی۔ تبھی اسے عمر کا دھیان آیا۔ وہ اسے سوتا چھوڑ کر آئی تھی۔ اٹھ کر وہ یقیناً اسے تلاش کرتا۔ شہلا کے اس گھر سے چلے جانے کے بعد وہ ربیہ سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا۔ اکثر وہ اسی کے ہاتھ سے کھانا کھانے کی ضد کرتا تھا۔ منیسا بیگم یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ربیہ نے ان کی تقریباً سبھی ذمہ داریاں بانٹ لی تھیں۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے وہ پارک سے نکل کر سڑک پر چلی آئی۔ عین اسی لمحے ایک سیاہ کتا نہ جانے کہاں سے نکل کر دوڑتا ہوا اس کی جانب آیا تھا۔ ربیہ کے منہ سے بے اختیار ہی چیخ نکلی۔ وہ بنا دیکھے بھالے سڑک کی طرف دوڑ پڑی تھی۔ خوف کے عالم میں وہ نہایت قریب آتی گاڑی بھی نہ دیکھ سکی۔ ڈرائیور نے حتی الامکان اسے بچانے کی کوشش کی تھی، مگر ربیہ گاڑی سے بری طرح ٹکرا کر نیچے گر پڑی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص گھبرا کر باہر نکلا تھا۔ قریب آ کر اس شخص نے ربیہ کو سہارا دے کر اٹھانا چاہا۔ ربیہ جھجک کر خود کھڑی ہونے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اسے اپنے پہلو میں بائیں بازو میں درد کا احساس ہوا۔ میں بے حد معذرت خواہ ہوں میڈم۔ وہ شخص بے طرح شرمندہ اور ہراساں ہو رہا تھا۔ تبھی ایک بائک ان دونوں کے قریب رکی تھی۔ بائک پر بیٹھا ہوا رافع تیزی سے اترا اور ان لوگوں کی جانب بڑھا۔ ربیہ آر یو آل رائٹ؟ وہ ربیہ سے پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، ربیہ نے رسانیت سے بولنے کی کوشش کی۔ نہ جانے کیوں رافع کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سڑک پر اچھا بھلا تماشا کھڑا ہو گیا تھا۔ رافع اب اس کار ڈرائیور کو کڑے تیوروں سے گھور رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ اس کا گریبان پکڑ لیتا۔ اتنی بڑی گاڑی لی ہے تو اس کو استعمال کرنے کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھیں مسٹر۔ وہ نہایت غصے سے اس شخص سے مخاطب ہوا۔ کوئی نشہ وغیرہ کر کے گھر سے نکلے تھے آپ؟ دیکھیے سر، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں قصوروار نہیں ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر صفائی پیش کرنے والے انداز میں بولا۔ جی ہاں، بھلا آپ قصوروار کیوں ہونے لگے؟ رافع طنز سے بولا۔ ان معاملات میں اکثر ہی گاڑیوں والے بے قصور ہوتے ہیں۔ رافع پلیز، ربیہ درد کی شدت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ واقعی بے قصور ہے۔ دراصل میں ہی بغیر دیکھے بھالے سڑک کراس کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے ہمیں ان باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے انہیں ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے۔ وہ شخص ربیہ کا زرد پڑتا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ رافع نے اب ربیہ کا جائزہ لیا تھا۔ نہیں، ربیہ مزید زرد پڑی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اب گھر جاؤں گی۔ اس نے قدم بڑھانے کی کوشش کی تو ایک مرتبہ پھر چیخ اٹھی۔ اسے احساس ہوا کہ اسے واقعی چوٹیں آئی تھیں۔ ربیہ، رافع نرمی سے بولا، میرا خیال ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں چیک اپ کروا لینا چاہیے۔
यहीं करीब ही मेरे दोस्त के भाई का क्लिनिक है। मैं घर जाऊंगी, वो अटल अंदाज में बोली। ठीक है, राफे मजीद नरम पड़ा। मैं शहला भाभी को फ़ोन कर देता हूँ। वो शख्स अजीब कश्मकश का शिकार वहीं खड़ा था। राफे ने अपनी बाइक साइड में खड़ी की, फिर वो रबिया के करीब चला आया। अगर तुम्हें सहारे की ज़रूरत है तो मैं। वो कदरे झिझका था। रबिया का चेहरा खिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ गया, लेकिन हकीकत यही थी कि वो खुद को चलने के काबिल नहीं पा रही थी। लेकिन वो राफे का बाजू थामती या राफे उसका हाथ पकड़ता, इस ख्याल ने ही उसे शर्म से पानी पानी कर दिया था। अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको घर तक पहुंचा दूं, मिस रबिया। अजीब सी सूरत हाल के शिकार उस शख्स ने मुदाखलत की। राफे ने एक नज़र उसके खजल चेहरे पर डाली, फिर उसकी गाड़ी को देखा। ये शायद ठीक कह रहे हैं, राफे ने रबिया को कायल करने वाले अंदाज में देख कर कहा। तुम गाड़ी में बैठ जाओ, मेरा नहीं ख्याल कि तुम घर तक आराम से चल पाओगी। इतनी बात रबिया भी समझ चुकी थी। वह चुपचाप गाड़ी का ही सहारा लेकर पिछले दरवाजे की जानिब बढ़ गई। अजनबी ने उसके लिए लपक कर दरवाज़ा खोला था। रबिया के बैठ जाने के बाद उसने दरवाज़ा बंद करके राफे को देखा। प्लीज़ आप भी बैठें। नहीं, मैं बाइक पर आ जाता हूँ, आप इन्हें घर तक पहुँचा दें, बेहद नवाजिश होगी। वो अपनी बाइक की जानिब बढ़ गया। रबिया को आता देखकर मुनीसा बेगम और अनीका बेहद घबरा गई थीं। उनकी आवाज़ों से परेशान होकर इबाद भी कमरे से निकल आया। क्या हुआ है रबिया, खैर तो है? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? सब के सब उससे मुख्तलिफ सवालात करने लगे। रबिया उन्हें मुतमईन करने की कोशिश कर रही थी। अनीका ने उसे सोफ़े पर बिठाया और उसका बाजू चेक करने लगी। ऐसे में इबाद की निगाह यकलख्त सामने खड़े उस शख्स पर गई। अरे अमीर हसन, आप? वो बेसाख्ता ही आगे बढ़ा। जी हाँ, वो मुस्कुरा रहा था। मैं आप ही को देख रहा था कि आप कब मतवज्जा होते हैं। इबाद गर्मजोश अंदाज में उससे मिलने लगा। फिर वो मुनीसा बेगम की जानिब बढ़ा था। अम्मी जी, मैंने आपसे इनके मुतल्लिक बात की थी, शायद आपको याद हो। अमीर हसन, मुनीसा बेगम सोचने लगी। हाँ, शायद ये वही है ना जिनके साथ तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। जी हाँ, इबाद मुस्कुराया। अमीर हसन ने बेहद एहतराम से मुनीसा बेगम को सलाम किया। जीते रहो, वो मुलायमत से बोली। मेरा तो ख्याल था कोई बड़ी उम्र का शख्स होगा, तुम तो बिल्कुल मेरे इबाद जैसे ही हो। वो धीरे से हंस दिया। दरअसल बिजनेस मेरे पापा और भाई संभालते हैं। मैं यहाँ पाकिस्तान में इसकी प्रमोशन के सिलसिले में आया हूँ। यहाँ इबाद साहब से मुलाकात हो गई तो हमने सोचा क्यों ना मिलकर काम किया जाए। आज भी मैं इस सिलसिले में इबाद से ही मिलने यहाँ आया था, और हमारे घर के एक बंदे से आप सड़क पर ही मिल लिए, अनीका ने मज़ाहन शिकायती अंदाज में कहा। सब लोग ही हंस दिए थे। ये गवाही तो आपके घर का बंदा ही देगा जनाब। अमीर हसन अब बशाशत से गोया हुआ था कि इस हादसे में मेरा हाथ बिल्कुल नहीं है। क्यों मिस रबिया? जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, रबिया आहिस्तगी से बोली थी। दरअसल मैं एक कुत्ते से खौफजदा होकर दौड़ी थी, बिना देखे ही सड़क क्रॉस करने लगी। आपने तो फिर भी हाजिर दिमागी से काम लिया, वरना शायद यह हादसा खतरनाक हो सकता था। बचाने वाली ज़ात खुदा की। वो मुस्कुराया। हम इंसान तो खता के पुतले हैं। रबिया ने अब की बार पहली मर्तबा उसे नज़र भर कर देखा। खूबसूरत भारी आवाज़ रखने वाला वो शख्स खुद भी मुतासिर कुन शख्सियत का मालिक था। ऑफ वाइट शलवार सूट में उसका कदो कामत बेहद जाज़िबे निगाह नज़र आता था। उसका लहजा और बात करने का अंदाज़ भी बहुत खूबसूरत था। हम लोग ड्राइंग रूम में बैठते हैं अम्मी, ज़रा चाय वगैरह भेज दें, इबाद ने मुनीसा बेगम से कहा। फिर वो अमीर हसन को लेकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। बिल्कुल ठीक ठाक हो तुम, अनीका ने उसके बाजू वगैरह अच्छी तरह हिला जुला कर देख लिए थे। मैं पेन किलर देती हूँ, गरम गरम दूध से खाकर थोड़ी देर आराम करो, कल तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं इसे गर्म दूध में हल्दी मिलाकर देती हूँ, मुनीसा बेगम बोली थी। किसी अंदरूनी चोट का खतरा ना रहेगा। ठीक है, अनीका ने सर हिलाया। हम दोनों अपने अपने हुनर इस पर आजमा लेते हैं। रबिया मुस्कुरा दी। मुनीसा बेगम किचन की तरफ बढ़ गई। अनीका उसके लिए गोलियां लाने के लिए अपने कमरे की सिमत चल दी। उसने गहरी सांस भरकर सोफे की पुश्त से सर टिका लिया। उसका जहन राफे के मुतालिक सोच रहा था। वो उसे घर छोड़ने तक आया था, फिर न जाने क्यों अंदर आने के बजाय बाहर से ही लौट गया। लौटते समय उसका चेहरा, उसकी आंखें रबिया के लिए फ़िक्रमंद थीं। रबिया का दिल फ़िक्रमंदी की उस धुंध में लिपटा हुआ था। उन निगाहों से फूटता अपना ख्याल रखना का पैगाम उसके पर्दा ज़हन पे साया किए खड़ा था। वो बहुत देर के लिए कहीं खो सी गई थी। उसने काल बैल की आवाज़ सुनी ज़रूर थी, लेकिन सुनी अनसुनी करके वो बैठी अपने नोट्स मुकम्मल करती रही। तभी वर्दा शगुफ्तगी से मुस्कुराती हुई चली आई। नायमा ने एक मसरूफ़ सी नज़र उस पर डाली। कौन है आप ही? ऐसे बनी बैठी हो जैसे कुछ खबर ही ना हो। उसने उसे घूरा। घुन्नी होती जा रही हो। जी, नायमा ने हैरान नज़रें उठाई। मैं समझी नहीं, किस बात की खबर होनी है मुझे?
फरीहा ने तुम्हें अपनी आमद की इत्तला नहीं दी थी? वर्दा ने सवाल के साथ साथ उसका चेहरा भी गौर से देखा। फरीहा ने? नाइमा मज़ीद हैरान हुई। फरीहा आई है क्या? जी हाँ, ना सिर्फ फरीहा बल्कि आपके वो मजनू भी साथ हैं। वर्दा मुस्कुराई। फटाफट कपड़े तब्दील करके आ जाओ। मैं आ जाऊँ? नाइमा की जान खुश्क होने लगी। नहीं अपिया, मैं हरगिज़ उन मौसूफ़ के सामने नहीं आऊँगी। कह दें आप जाकर उन्हें। अम्मी ड्राइंग रूम में ही मौजूद हैं और तुम्हें बुला रही हैं, वर्दा संजीदगी से बोली। और कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा, हालात को फेस करना सीखो। चलो उठो, कपड़े बदल लो, बाल बनाओ सलीके से। कसम से अगर वो लोग तुम्हें इस हुलिये में देख लेना तो शौक से मंगनी तोड़ दें, नाइमा जलकर बोली थी। मैं तो 2 दिन सुकून की नींद सोती रहूँगी। पको मत, वर्दा नाराज़गी से बोली। शक्ल अच्छी ना हो तो इंसान बात ही अच्छी कर ले। अपिया मैं सच कह रही हूँ, मैं हरगिज़ ड्राइंग रूम में नहीं जाऊँगी, वो पेन फेंक कर कदरे ज़िद्दीपन से बोली थी। वर्दा ने परेशानी से उसे देखा। नाइमा, ये नया दौर है, इसके कुछ मुख्तलिफ तकाज़े हैं। ना चाहते हुए भी कहीं कहीं दुनियादारी निभाना पड़ती है। इंसान इखलाकी हदूद में रहते हुए भी निभा सकता है। चलो उठो, शाबाश, मैं चाय बना रही हूँ, स्नैक्स भी तैयार कर देती हूँ, लेकिन सर्व तुम्हें ही करना है और आप इनकार करके मेरा वक्त ज़ाया मत करो। आप ही, वो रोहासी हो गई। उस पागल को किसने कहा था आने को? उसके अंदाज में हार मानने का इशारा था। वर्दा को उसकी बात और उसकी बेबसी पर हंसी आ गई। वो हंसी छुपाते हुए कमरे से निकल गई थी। नाइमा कुछ देर परेशान सूरत बनाए बैठी सोचती रही। फिर वो थके थके से अंदाज में उठकर अलमारी की जानिब बढ़ गई। कपड़े तब्दील करके लाइट पिंक लिपस्टिक से चेहरा सजाए जब वो किचन में दाखिल हुई तो वर्दा की तैयारी भी मुकम्मल थी। ट्राली में कई किस्म के लवाजमात सजे हुए थे और वर्दा केतली को टिकोजी से ढांप रही थी। नाइमा को देखकर वो मुस्कुरा दी। दैट्स गुड, उसने मुतमईन नज़रों से उसका सरापा देखा। चलो ये चाय लेकर जाओ और सलीके और तमीज़ से सर्व करो। ये काम आप कर लेना आपी, वो मिन्नत भरे अंदाज में बोली। मैं आपके साथ ही चलती हूँ, मुझसे कहवे और दूध का तनासुब ठीक नहीं रहता। ज़्यादा बहानेबाजी की ज़रूरत नहीं है। वर्दा पर उसकी बात का कोई असर ना हुआ। चलो संभालो, उसने ट्राली खींचकर नाइमा के आगे कर दी। मज़ीद बहस की गुंजाइश ही ना थी, सो वो ठंडी सांस भरकर ट्राली लिए आगे बढ़ गई। वर्दा भी उसके पीछे थी। ड्राइंग रूम में दाखिल होकर उसने निगाह उठाए बगैर ही सलाम किया था। जवाब में फरीहा की गर्मजोश आवाज़ से उसे अंदाज़ा हो गया कि कौन कहाँ बैठा है, सो वो उसी जानिब बढ़ गई। नाइमा बेटा, पहले सबको चाय दो, राबिया बेगम ने उसे धीमे से पुकारा। वो सोफ़े पर बैठने लगी थी लेकिन उसे इरादा मुलतवी करना पड़ा। नाचार वो ट्राली राबिया बेगम के साथ बैठे हुए फराज के करीब ले आई। मैं सिर्फ चाय लूँगा, बना दीजिए प्लीज़। उसने सर्विंग प्लेट वापस ट्राली में रख दी। चीनी? नाइमा ने धीमे से पूछा। बगैर चीनी की चाय दें, उसके लहजे में हल्की सी तपश थी। नाइमा ने घबराकर नज़र उठाई, तब उसने देखा उसकी आंखों में उसके लहजे से भी बढ़कर तपश थी। हाय, क्या हो गया भाई आपको? फरीहा शौक अंदाज में बोली थी। घर में तो आप आधा कप चीनी से भर लेते हैं और यहाँ चीनी की बचत कर रहे हैं। कभी कभार तलखी अच्छी लगती है, वो इत्मीनान से बोला। नाइमा ने उसे वाकई बगैर चीनी की चाय थमा दी। फिर वो ट्राली फरीहा के करीब ले आई। भाई अब तुम आराम से बैठ जाओ, फरीहा ने प्लेट उठाते हुए कहा। मैं तो दिल भरकर इंसाफ करूँगी। वैसे सच सच बताओ, इनमें से क्या कुछ तुमने बनाया है? कुछ भी नहीं, वो उसके करीब ही बैठ गई। सब कुछ वर्दा आपी का कमाल है। वर्दा उसे घूरने लगी थी, लेकिन नाइमा चूँकि ये बात जानती थी तो उसने वर्दा की जानिब देखने से गुरेज किया। वेल सेड, फरीहा मुस्कुराई। न जाने क्यों नाइमा की निगाह एक मरतबा फिर उसकी जानिब उठ गई। वहाँ हनूस वही तपश बरकरार थी। नाइमा को उलझन होने लगी। चाय का कप खाली करके वो उठ खड़ा हुआ था। फरीहा भी जल्दी जल्दी प्लेट साफ़ करने लगी। फिर दोनों भाई बहन के दरमियान नज़रों ही नज़रों में किसी बात का तबादला हुआ था। फरीहा टिश्यू से होंठ साफ़ करते हुए राबिया बेगम की जानिब बढ़ी। आंटी, एक फरमाइश कर सकती हूँ? ज़रूर बेटा, राबिया बेगम मुस्कुरा दी। इसमें भला पूछने की क्या बात है, बोलो। मुझे उम्मीद है आप खफा ना होंगी बल्कि खुश दिली से मान जाएंगी, वो लाड भरे अंदाज में बोली। क्यों नहीं, राबिया बेगम मुस्कुराई। तुम कहो तो सही। आंटी, हम लोग कुछ देर के लिए नाइमा को बाहर ले जाएं। उसकी बात सुनकर राबिया बेगम दफतन खामोश सी हो गई। वर्दा का चेहरा भी यकायक संजीदा हुआ था और नाइमा पर तो जैसे बिजली ही गिरी थी। वो तो हरासा सी खड़ी सबके चेहरे देखने लगी थी। फराज दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले यूँ लाताल्लुकी से खड़ा था जैसे उसका इस बात से कोई ताल्लुक ही ना हो। हालांकि नाइमा को पूरा अंदाज़ा था कि इस फरमाइश में फरीहा की सिर्फ ज़ुबान ही इस्तेमाल हुई है। उसे ये ख्याल बेतरह सता रहा था कि कहीं राबिया बेगम उसे उन दोनों के साथ जाने के लिए ना कह दें। ऐसी सूरत में यकीनन फरीहा मंजर से कहीं गायब हो जाती
اور وہ اس کی تپش بھری نظروں کا سامنا کرنے کے لیے تنہا اور بے یار و مددگار رہتی۔ رابعہ بیگم نے ہنوز فریحہ کی بات کا جواب نہ دیا تھا، وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ بولے نا آنٹی، فریحہ اٹھلائی، ہم آئس کریم کھا کر لوٹ آئیں گے، زیادہ دور ہرگز نہیں جائیں گے، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ دیکھو بیٹا، رابعہ بیگم دھیمی آواز میں بولی، میں جانتی ہوں کہ یہ نیا زمانہ ہے، اس کے کچھ اور ہی تقاضے ہیں، نئے رنگ ڈھنگ ہیں، لیکن ہمارے خاندان اور ہمارے گھر میں اب تک انہی پرانی قدروں کا رواج ہے۔ ہمارے ہاں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کے آپس میں ملنے یا ساتھ باہر آنے جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تم لوگ یہاں آئے، مجھے بے حد خوشی ہوئی، بلکہ میں نے خاص طور پر نائمہ کو بھی سامنے بلوایا کیونکہ میں اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتی۔ لیکن بیٹا، جہاں تک تمہارے ساتھ باہر جانے کی بات ہے، اس کی اجازت میں نہیں دے سکتی، کیونکہ ہمارے مشترکہ نظام میں اسے نہ صرف برا سمجھا جائے گا، بلکہ میری بیٹی ہمیشہ کے لیے اپنے بڑوں کی نگاہ میں بے باک قرار پائے گی۔ اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا، لیکن میرے بھائیوں کے بیٹے ان لوگوں کو بہنوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ ان میں سے کسی کا سامنا ہو گیا تو نائمہ کبھی ان سے نظر ملا کر بات نہ کر پائے گی۔ اس لیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور برا مت ماننا، لیکن میں معذرت خواہ ہوں۔ فریحہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا، وہ قدرے خفت کا شکار نظر آ رہی تھی، لیکن فراز چند قدم آگے بڑھ آیا۔ آنٹی، آپ کو معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بولا۔ معذرت تو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم نے آپ سے ایک غلط فرمائش کی۔ آپ کا لفظ لفظ سچائی پر مبنی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ کی باتیں سن کر۔ آپ پلیز ہمیں معاف کر دیں، آئندہ ہماری طرف سے ایسی کوئی فرمائش نہ ہوگی۔ رابعہ بیگم کا چہرہ کھل اٹھا تھا، انہوں نے آگے بڑھ کر فراز کی پیشانی چومی۔ ماشاء اللہ، جیتے رہو بیٹا، بیٹی کی ماں ہوں۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے دل میں خوف بھی تھا کہ نہ جانے داماد سب کچھ سن کر کس رویے کا مظاہرہ کرے، لیکن تم نے میرا دل ہلکا کر دیا۔ اللہ تمہیں اور نیکی اور سچائی سے نوازے، خوش رکھے۔ نائمہ نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ اس لمحے فراز اس کی جانب متوجہ نہ تھا، وہ رابعہ بیگم کی دعاؤں پر دھیمے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس لمحے اس کا وہ انداز نائمہ کے دل میں اترتا چلا گیا، ان نگاہوں کی وہ تپش غائب تھی، ہونٹوں پر وہ تلخ کھنچاؤ نہ تھا، اس کے چہرے پر بے پناہ نرمی اور محبت تھی، اور خوبصورت مسکراہٹ سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ اب اجازت چاہیں گے آنٹی، وہ بولا۔ آتے رہا کرو بیٹا، تمہارا اپنا گھر ہے یہ، اس میں کسی تکلف کی ضرورت نہیں۔ اور آئس کریم میں بہت اچھی بناتی ہوں، وردہ شوخی سے بولی۔ پہلے سے بتا کر آئیں گے تو آئس کریم کھانے کے لیے باہر جانے کی اجازت نہیں لینا پڑے گی۔ کیا خبر تھی، وہ ہنس دیا۔ فریحہ اور نائمہ بھی مسکرا دی۔ چند لمحوں پیشتر ماحول میں جو کھنچاؤ در آیا تھا، اب کہیں اس کا شائبہ تک نہ تھا۔ فریحہ اور فراز باہر جانے کے لیے بڑھے تو رابعہ بیگم اور وردہ انہیں رخصت کرنے کے ارادے سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ نائمہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس کے ہاسپٹل سے ڈیوٹی انچارج کا فون آیا تھا۔ شہلا سوتے سے اٹھی تھی، اس نے قدرے غائب دماغی سے فون ریسیو کیا۔ ہاں ڈاکٹر شہلا، آپ کو آنا ہوگا، وہ کہہ رہے تھے، ایمرجنسی ہے اس وقت۔ لیکن سر، میں تو ابھی 2 بجے واپس آئی ہوں۔ اس نے پریشانی سے گھڑی کی سمت دیکھا جو 4 بجا رہی تھی۔ آئی نو ڈاکٹر شہلا، لیکن مجبوری ہے، ڈاکٹر رضوانہ اور ڈاکٹر ارم دونوں کے ساتھ کچھ پرابلم ہو گئی ہے اور ہاسپٹل میں 4 کیس موجود ہیں، جبکہ ڈیوٹی پر صرف ڈاکٹر ناصرہ ہی ہیں۔ آپ اس وقت ڈیوٹی دے لیں، کل آپ کو ریسٹ دے دیں گے، وہ نرمی سے سمجھا رہے تھے۔ اوکے سر، وہ بولی، میں آ جاتی ہوں۔ تھینک یو ڈاکٹر شہلا، انہوں نے ممنونیت سے کہا۔ اٹس اوکے، اس نے ریسیور رکھ دیا۔ 15 منٹ سے بھی کم وقت میں تیار ہو کر وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ سامنے کھڑی فردوس بیگم نے بے حد کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ تیز گلابی شرٹ کے ساتھ سفید شلوار دوپٹے میں کھلی کھلی سی بہو انہیں ذرا متاثر نہ کر سکی تھی۔ سفید پرس کاندھے پر لٹکائے وہ ان کے قریب آ کر رکی۔ آنٹی، میں ذرا ہاسپٹل جا رہی ہوں۔ جہاں مرضی آؤ جاؤ، وہ نخوت سے بولی۔ اجازت کی تو تم نے کبھی ضرورت محسوس ہی نہیں کی، رہی بات اطلاع کی تو اس کی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے۔ آنٹی، ایمرجنسی ہے، ہاسپٹل سے فون آیا تھا، وہ نرمی سے سمجھانے والے انداز میں بولی، ورنہ آپ جانتی ہیں میں ابھی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آئی ہوں۔ ارے ہم سب جانتے ہیں، تم کیا سمجھا رہی ہو، وہ بھنا کر بولی تھی۔ وہاں سے 8 گھنٹے بعد لوٹو تو اپنے میکے چلی جانا، یہ تو تمہارا بس اڈا ہے کھانے پینے کا ٹھکانہ۔ شہلا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ آنٹی، آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ ہماری مجال، انہوں نے سر جھٹکا۔ جتنے اونچے گھر سے آئی ہو اس سے اونچا جانتے ہیں تمہیں ہم، اور تم خود کو اس سے بھی اونچا جانتی ہو۔ آپ سے بات کرنا فضول ہے، شہلا کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ کیا کہا، وہ چلائیں۔ آنے دو ہاشم کو، پوچھتی ہوں میں یہ کیسی بہو میرے سر پر لا بٹھائی ہے، ڈاکٹر نہ ہوئی منسٹر ہوئی کہیں کی۔ ہم کوئی باز پرس بھی نہیں کر سکتے، لگتا ہی نہیں کہ ماں باپ نے کبھی کوئی تربیت کی ہے۔
शहला को अपने पीछे से मुसलसल उनकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो सुनी अनसुनी करके चलती चली गई। उसे अपने दिमाग में धमाके होते हुए महसूस हो रहे थे। उसके अपने घर का माहौल इस कदर शाइस्ता और सुलझा हुआ था कि ऐसी किसी बदलिहाजी का उसने सोचा तक ना था। गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद करके वो चंद लम्हों के लिए यूं ही बैठी रही। कुछ सुझाई ना दे रहा था। कुछ देर के बाद उसने बमुश्किल खुद पर काबू पाते हुए गाड़ी स्टार्ट की थी। वर्दा उससे मिलने आई थी। उसके हाथों में गुलाबी फूलों का बहुत खूबसूरत बुके था। रबिया की तबीयत खुशगवार हो गई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक हूँ, रबिया ने फूल लेते हुए मुस्कुराकर कहा। चलो इसी बहाने तुम मिलने तो आई। मुझे अफसोस है रबिया, वो बैठते हुए बोली। पिछले कुछ दिन इतने मसरूफ़ गुजरे कि मैं तुम्हें फ़ोन तक ना कर सकी। और फिर राफ़े ने तो मुझे इस हादसे के मुतल्लिक कुछ बताया भी नहीं था। मुझे तो सानिया ने बताया आज सुबह ही। ऐसी कोई बड़ी बात हुई नहीं जिसे ख़ास तौर पर याद रखा जाता या इसका जिक्र किया जाता। रबिया हल्के फुल्के शगुफ्ता से अंदाज में बोली। शुक्र है खुदा का कि कोई बड़ी बात ना हुई। वर्दा ने उसका बगौर जायज़ा लिया, फिर उसके करीब पड़ी स्टिक को देखा। और यह स्टिक कैसी? टखने की हड्डी में ज़रा सी तकलीफ़ है, चलते वक्त सहारे की ज़रूरत महसूस होती है, बस इसीलिए। किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना था रबिया, वो फ़िक्रमंदी से बोली। ऐसी बातों को मामूली नहीं लिया करते। हाँ, अनीका मुझे ले गई थी ज़बरदस्ती, एक्सरे वगैरह भी करवा लिया है, सब ठीक है। कल से यूनिवर्सिटी भी खुल रही है, क्या इरादे हैं? 1-2 दिन तो नहीं जा सकती, रबिया बेचारगी से बोली। जैसे ही इस स्टिक से जान छूटेगी मैं तैयार हो जाऊंगी। लेकिन प्लीज़ वर्दा, मेरे नोट्स वगैरह बना लेना लेक्चर्स के, वरना मेरा बहुत हर्ज होगा। तुम बेफिक्र रहो रबिया, ये भी भला कहने की बात है। वर्दा ने मोहब्बत से उसका हाथ दबाया। रबिया चंद लम्हों के लिए उसकी जानिब देखती ही रह गई थी। वर्दा के चेहरे पर जो रोशनी थी वो उसकी बेहतरीन तबीयत और बेपाया खलूस का मजहर थी। उसकी आंखों में हमा वक्त दिए जलते हुए महसूस होते थे और लबों का तबस्सुम जादुई कैफियत रखता था। ऐसे क्या देख रही हो? इस कदर महवियत से वर्दा ने उसका एकटुक देखना महसूस करके कहा। रबिया चौंक उठी, फिर वो एक गहरी सांस भरकर मुस्कुरा दी थी। कुछ नहीं, वो धीरे से बोली। सोच रही थी बहुत खुशकिस्मत होगा वो शख्स जिसके नसीब में अल्लाह ने तुम्हारी बेपाया मोहब्बत दर्ज की होगी। वर्दा ने चंद लम्हों के लिए कुछ सोचा, फिर मुस्कुराकर सर झुका लिया। रबिया ने उसके हाथ को धीरे से दबाया। उस दिन वर्दा काफ़ी देर उसके पास बैठी थी। दोनों सहेलियां आपस में इधर उधर की बातें करती रही थीं। फिर वर्दा को वक्त गुजरने का एहसास हुआ। वो उठकर खड़ी हो गई। अब चलूँगी रबिया, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा आना। रबिया खलूस और मोहब्बत से मुस्कुराई। आती रहा करो ना। चलो बारियां लगा लेते हैं, अब के तुम्हारी बारी है। वो शौक़ी से हंसी। मंजूर है, रबिया भी हंस दी। मैं मुनीसा आंटी से दुआ सलाम कर लूँ फिर चलूँगी, वर्दा कमरे से निकलते हुए बोली। तभी वो ठिठक कर रुक गई। मुनीसा बेगम की हमराही में फ्रेश सा राफ़े आ रहा था। सफ़ेद बेदाग शर्ट और मस्टर्ड कलर जीन्स में वो बेहद खूबरू नज़र आता था। वर्दा अपनी जगह पर खड़ी उसे देखती ही रह गई। राफ़े के हाथों में सफ़ेद गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता था। अरे, राफ़े उसे देखकर रुक गया। वर्दा तुम? न जाने क्यों वर्दा ने महसूस किया कि उसे देखकर राफ़े का रोशन चेहरा कदरे बुझ सा गया था। जी, मैं रबिया की खैरियत पूछने आई थी, वो धीमे से बोली। सानिया से पता चला था कि रबिया का मामूली से एक्सीडेंट हो गया है। मैंने सोचा मिल आऊं। उसकी निगाह राफ़े के हाथों में मौजूद गुलदस्ते पर थी। सफ़ेद गुलाब बेहद ताज़ा और बहुत खूबसूरत महसूस हो रहे थे। वर्दा का जी उन पर हाथ फेरने को चाहा। हाँ, अच्छा किया, राफ़े कदरे गायब दिमागी से बोला। मैंने भी सोचा, दरअसल उस दिन मैं भी उधर से गुजर रहा था। अच्छा आंटी, मैं अब चलूँगी। वर्दा ने अपनी तवज्जो गुलदस्ते पर से हटाकर मुनीसा बेगम को देखा। आती रहा करो बेटी, रबिया का भी दिल लग जाता है। अनीका को तो अपनी पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती, घर में रहकर भी उसका पता ही नहीं चलता। मैं और रबिया ही एक दूसरे की तन्हाई की साथी हैं। जी, वर्दा मुस्कुराई। न जाने क्यों राफ़े को उसकी मुस्कुराहट बेहद बुझी बुझी सी महसूस हुई थी। वर्दा उसके बिल्कुल करीब से निकलकर आगे बढ़ गई, तब वो चौंका। रबिया, मुनीसा बेगम उसके कमरे के दरवाजे पर उसे पुकारने लगी। ये राफ़े आया है तुम्हारी खैरियत का पूछने। अंदर बैठी हुई रबिया बुरी तरह से चौंकी थी। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया। अंदर आ जाएं राफ़े, राफ़े को सामने खड़ा देखकर बोली। कैसी हैं आप? उसने अंदर आते हुए पूछा। शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक हूँ। राफ़े ने गुलदस्ता उसकी जानिब बढ़ाया। रबिया ने उसे थाम लिया। ओह, वो बेसाख्ता बोली, कितने खूबसूरत फूल हैं। अभी वर्दा भी मेरे लिए बहुत अच्छे फूल लाई थी। राफ़े ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में गुलाबी फूलों वाले बुके को देखा। रबिया ने हाथ बढ़ाकर उसके लाए हुए फूल वर्दा के फूलों के बराबर में रख दिए। आपको चोट वगैरह तो नहीं आई थी ज़्यादा? राफ़े खुद को कदरे गायब दिमाग महसूस कर रहा था।
आई तो थी लेकिन बचत हो गई। रबिया धीमे से हंसी। हड्डियां पसलियों की। आप रोड हमेशा ऐसे ही क्रॉस करती हैं। अगर ऐसा होता तो मेरी कोई हड्डी सलामत ना होती। रबिया शगुफ्तगी से हंसी। सब में क्रैक होते। दरअसल मैं एक कुत्ते से डर कर भागी थी जो शायद मुझे काटने के इरादे से बड़ी तेज़ी से मेरी सिमत आ रहा था। मुझे तो अब पार्क के ख्याल से ही खौफ आ रहा है। तन्हा क्यों जाती हैं? वो बेख्याली से बोला। किसी को साथ ले लिया करें। उसने न जाने किस सोच के तहत कहा था, लेकिन रबिया चंद लम्हों के लिए खामोश सी हो गई। अपना ख्याल रखा करें, वो फिर उसी अंदाज से बोला। फिर यकायक वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ। दोनों हाथ पैंट की जेबों में डालकर उसने गहरी सांस भरी और जैसे हवासों में आते हुए खुश दिली से मुस्कुरा दिया। मैं अब चलूँगा। अरे, रबिया भी चौंक उठी। इस तरह कैसे जा सकते हैं आप? मेरा ख्याल है अम्मी चाय बना रही हैं। मेरा मकसद आपकी अयादत का था, सो पूरा हुआ। चाय पीने फिर किसी दिन हाजिर होऊंगा। वो शरारतन बोला। फिर आने का बहाना? न जाने किस रो में रबिया कह बैठी। राफे हैरान सा हुआ। रबिया बेहद खिफ़्फ़त ज़दा हो गई थी। जो कुछ लबों से बेइख्तियार और बेसबब ही निकल गया था। जहन में कहीं उसका निशान तक न था। न जाने कैसे वो कह बैठी थी और अब जी भरकर शर्मिंदा हो रही थी। खुदा हाफिज़, वो धीमे से कहकर निकल गया। खुदा हाफिज़। रबिया के भी होंठ हिले थे। कमरे की लाइट ऑफ करके उसने बेहद मध्यम आवाज़ में रेडियो लगाया हुआ था। रेडियो पर लेट आवर्स का गज़ल प्रोग्राम चल रहा था। हर चंद के ये काम उसकी तबीयत और मिजाज से मेल ना खाता था। फिर भी ना जाने क्यों आज नाइमा का दिल आधी रात को मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होने पर आमादा था। खुले हुए बालों में उंगलियां फेरते हुए वो मुसलसल ज़िंदगी के नए रुख और नए हालात के मुतालिक सोच रही थी। वाक़यात में इतना उलझाव और इतनी गुत्थियाँ थीं कि उन्हें सुलझाना अब उसे अपने बस की बात ना लगती थी। आज उसने फराज का बेहद खूबसूरत रूप देखा था। उसकी बहुत अच्छी बातें सुनी थीं। अब तक वो उससे जिस अंदाज से मुखातिब होता आया था और जिन नज़रों से उसे घूरा करता था, उससे नाइमा के दिल में उसकी जानिब से कुछ किरहें पड़ गई थीं। लेकिन आज का वो नरम मुस्कुराता रूप उसके दिल में खुप गया था। कितना अच्छा लग रहा था वो राबिया बेगम से बात करते हुए। नाइमा के दिल ने उसकी पिछली सब खताएं बख्श दी थीं। आज पहली मर्तबा उसने इस रिश्ते की बाबत पहचाना था उसे, जो तकदीर ने उन दोनों के दरमियान कायम किया था। नाइमा का जी चाहा आज वो उसे फ़ोन करे, उससे बात करे, उससे पूछे कि वो उसके साथ क्यों इस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए है। नाइमा को इल्म था कि उसकी मंगनी होने में फराज के फ़ैसले का अमल दखल था। इसके बावजूद वो उससे बात करता था तो उसके लहजे से तपश फूटती थी। वो जानती थी कि वो कभी उसे फ़ोन पर बुलवाता है, कभी अपने साथ बाहर ले जाने का मतमनी होता है। इसके बावजूद वो बात करते हुए अजीब तंज़िया अंदाज रवा रखता था। उसे अजीब निगाहों से घूरता था, जैसे किसी मुजरिम को देख रहा हो। भला ऐसा क्यों था? वो बेतरह उलझ कर रह गई थी। वो शख्स क्या चाहता था, क्या सोचता था, क्या जानना चाहता था? उसके लफ्ज़ों की बाज़गश्त उसके कानों में गूंजने लगी। आवाज़ पहचानी नहीं, या फिर आवाज़ पहचान कर ये हाल हुआ है? तुम क्या गिल्ट फील कर रही हो? ये नया नंबर क्यों लिया गया है? वो पिछला नंबर अब किसके पास है? नाइमा को अजीब से एहसास ने आ घेरा। वो लेटी हुई थी, उठकर बैठ गई। समझ में कुछ ना आया तो उठकर टहलने लगी। दिल धड़कने का सबब याद आया। वो तेरी याद थी, अब याद आया। नूरजहां की आवाज़ रेडियो से उभरी थी। बेहद खूबसूरत गज़ल बेहद खूबसूरत अंदाज में गाई जा रही थी। नाइमा सब कुछ भूल भाल कर गज़ल की तरफ मतवज्जा हो गई। बैठकर साया गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया। आखिरी शेर पर नाइमा की आंखों में न जाने क्यों आंसू भर आए। शायद ये नूरजहां की आवाज़ की गहराई का असर था, या फिर लफ्ज़ों की सच्चाई का। उसने उंगली की पोर से आंसू साफ किए। यकायक उसे कुछ याद आने लगा, कोई बात बेचैन करने लगी। उसने सोचा, गौर किया, क्या बात थी? उसे इस गज़ल से अरीशा क्यों याद आने लगी थी? तब एक एक करके बहुत सी बातें, बहुत सी यादें किसी एल्बम की तरह उसके जहन में खुलने लगीं। उसे बहुत से पे-दर पे वाक़यात तफसील से याद आए। अरीशा का उससे ये गज़ल मांगना, उसका हर रोज़ खोया खोया सा अंदाज़, कभी उदासी, कभी बेपनाह खुशी, उसका नाफे से मंगनी हो जाने पर शदीद एहतजाज, हर शख्स हर शय से रूठ जाना। नाइमा का सांस तेज़ी से चलने लगा था। उसका जहन आज शायद हर राज से पर्दा उठाना चाहता था। अपने जहन की ऐसी मिसाली कारकर्दगी से वो खुद नावाकिफ़ थी। वर्दा तो उसे नहायत कमअकल और बुद्धू गर्दानती थी। राइमा उसे मासूम और सीधी सादी कहा करती थी। सानिया उसे कोई अकल की बात कहता देखती तो फरते हैरत से दांतों में उंगली दबा लेती थी। और आज नाइमा को ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसने किसी बड़े राज से पर्दा उठा लिया था, जैसे उसने वो समझ लिया था जो अब तक किसी की समझ में ना आ सका था।
لیکن اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ سمجھ کر کس رد عمل کا مظاہرہ کرے۔ لیکن کیا جو کچھ اس نے سمجھا تھا وہ واقعی درست تھا، سچ تھا، یا پھر لوگوں کو اس کے بارے میں رائے بے حد واسق تھی؟ جو ربط اس نے بنایا تھا وہ اس کی کم عقلی کا مظہر تھا، اس کی انتہا درجے کی حماقت کا کرشمہ۔ نائمہ کو ابھی اس گتھی کو سلجھانا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کئی ارادے باندھنے لگی تھی۔